जय हिंद। तो आज हम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये सब टॉपिक ना थोड़े से भारी हैं। कई लड़कों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये सब चीज। देखिएगा, ये सब चीजों को रट करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल इसे नहीं रटना है, ठीक। देखिएगा, हम बात करते हैं 1773 ईस्वी का जब रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, तब बात क्या करते हैं कि इसके पहले जो है आखिर क्यों आया लेकर के। सबसे पहले जब हम क्यों का समझ जाते हैं ना, क्वेश्चन हमें मिल जाता है ना, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। जैसे में आप जानते होंगे कि 1757 ईस्वी में क्या आता है, ये आता नहीं है। 1757 ईस्वी में क्या होता है, तो ये प्लासी का युद्ध होता है। तो जिसमें से प्लासी का युद्ध होता है, तो एक तरफ में कौन लड़ रहा था, तो एक तरफ में अंग्रेज था और दूसरे तरफ में कौन था, तो दूसरे तरफ में सिराजुद्दौला था। जब सिराजुद्दौला था तो इसमें सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार होती है, और अंग्रेज का क्या होता है, जीत होता है। लोग कहते हैं कि ये तो बेईमानी करके जीता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद में 1764 ईस्वी में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और ये बक्सर का युद्ध भी होता है जिसमें से अंग्रेज क्या होता है, तो कि विजयी होता है, जीत जाता है। अब जैसे में हम ये इंडिया का अगर मैप ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, दिल्ली। अभी दिल्ली है तो दिल्ली के पास में ही पानीपत है। तो 1761 ईस्वी में क्या होता है, तो कहे कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। देखिएगा, चीजों को रिलेट करके हम आपको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और पानीपत का जब तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, ठीक है, जब 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मराठा था, ये ऐसा लग रहा था कि मराठा जो था ये पूरे भारत साम्राज्य पर क्या करेगा, शासन स्थापित करेगा। बट होता ऐसा उल्टा ही है। इसका क्या होता है, उल्टा। क्योंकि मराठा की इस पानीपत के युद्ध में क्या होता है, हार हो जाती है। और जब मराठा इसमें हार जाता है, तब अब तो ये तो डिसाइड हो गया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। क्योंकि मराठा जब हारता है तो इसकी स्थितियां काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके पहले ये अंग्रेज जीत चुका था 1757 ईस्वी का युद्ध। और उसके यही कुछ समय के बाद, यानी 3 साल के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें से यह डिसाइड हो जाता है कि अब बंगाल में तो शासन इसका स्थापित हो ही जाता है। इससे अब थोड़ा सा यह दूरदर्शिता हो जाता है कि अब आने वाला समय में अब पूरे भारत पर शासन कौन करने वाला है, ये अंग्रेज करने वाला है, ठीक है। अब चीजों को यहाँ तक हम लेकर के रखे हुए हैं। 1764 ईस्वी तक हमने पहुंचा करके रखा आपको, ठीक है। अब 1764 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज जब जीत जाता है, फिर उसके बाद में शासन करना स्टार्ट कर देता है, कंपनी शासन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1765 ईस्वी में क्या होता है कि इलाहाबाद का संधि होता है। और जैसे ही इलाहाबाद का संधि होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवानी यानी पैसा वसूलने का अधिकार इसे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और राजनीतिक में भी ये हस्तक्षेप करने लगता है, ठीक है। कंपनी अब समझिए कि राजनीतिक रूप से काम करने लग जाती है, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे में देखा गया कि जब कंपनी राजनीतिक रूप से काम कर रही है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह पता ही था। तो अब कंपनी को नियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, यानी किस तरीके से वो काम कर रहा है उसको देख रेख करना, किस तरीके से वो कर रहा है उसको नियंत्रित करके रखेंगे ना हम, तो कहे कि हाँ बिल्कुल रखेंगे। तो वही उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करती है कि 1773 ईस्वी में एक एक्ट लेकर के आती है, यानी रेगुलेट करने के लिए कि किस तरीके से वो कंपनी वहां पे काम करेगी, ठीक है। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेकर के आती है, तो उसी को बोला जाता है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 ईस्वी में ही आता है, इसीलिए बोला जाता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस चीज को समझना है, क्योंकि आप तो समझ गए कि रेगुलेट करना है। अब इसके पहले क्या कोई एक्ट आया था 1773 ईस्वी के पहले, तो क्योंकि नहीं, 1764 ईस्वी तो ये जीतवे करता है। और उसके बाद से ये शासन करना स्टार्ट करता है। 1765 ईस्वी का इलाहाबाद की संधि के पश्चात ये क्या करता है, धीरे धीरे राजनीतिक में ये अपना पैर पसारने लगता है। अब 1773 ईस्वी के बाद पहले तो कुछ नहीं आया था, तो नहीं आया था। तो 1773 ईस्वी में एक एक्ट आता है, उसी का नाम है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से वो जाना जाता है। अब क्या था इस एक्ट में, तो इस एक्ट में यही था कि इसके पहले तो कभी आया नहीं था, और कंपनी को नियंत्रित करना था कि किस तरीके से काम करेगा और नहीं करेगा, ठीक है। तो बस यही चीज को हम यहाँ पे लिख दिया कि नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम था, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट रटवा देते तो कुछ फायदा पड़ता, कुछ पल्ले पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, ऐसे ही चल जाता, खत्म हो जाता। अब इसमें क्या होता है, जैसे में अभी इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। प्रावधान यही किया गया था ना कि जैसे में अब कंपनी के प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक,
राजनीतिक समझते ना है, राजनीतिक के अभी अभी तो बारे में हम बता ही रहे थे। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गया, ठीक है। जो प्रशासनिक काम करेगा और राजनीतिक काम जो भी करेगा, इसके कार्यों को मान्यता मिल गया कि हाँ हम इसको मानते हैं, यानी वैध माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ये काम कर रहा है तो वो वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये किस एक्ट से ये प्रावधान आया, तो ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। यानी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गया, ठीक है। और ये भारत में देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या हो गया, मान्यता मिल गया। और दूसरी बात क्या होता है कि केंद्रीय प्रशासन का इसमें क्या पड़ता है, नींव पड़ता है। केंद्रीय प्रशासन मतलब समझते हैं कि कंट्रोल, यानी एक व्यक्ति कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति क्या किए है, सेंट्रलाइज पावर है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी पूरा पावर एक आदमी के पास में है, ऐसे ऐसे आकर के, ठीक है। चलिए, ये सब चीज क्या किए गए थे, प्रावधान किए गए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। सबसे एक बात और क्या है कि 1774 ईस्वी में ही 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1774 ईस्वी में ही क्या किया जाता है कि एक कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्या किया जाता है, तो क्या स्थापना किया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। तो कब, तो 1774 ईस्वी में, ठीक है। जिसमें एक आपको मुख्य न्यायाधीश होंगे और जो 3 होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे। तो पूछा जाता है कि सर एलिजा इम्पे जो थे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, यहाँ पे लिख देते हैं सर एलिजा इम्पे, ठीक है। सर एलिजा इम्पे जो थे, ये क्या थे, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे, तो कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस थे, ठीक है। चीफ जस्टिस थे ये कलकत्ता, जो उच्चतम न्यायालय था उसका ये मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। और जो 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उसके बारे में हमको नहीं याद करना है, कितना ज्यादा याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज तो हमको पढ़ना रहता है। यहाँ तक तो क्लियर है, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, इसमें प्रावधान में क्या जोड़ा जाता है कि पहले बंगाल का गवर्नर का पद था, ठीक है। बंगाल का क्या था, पहले गवर्नर का पद था, ठीक है। बंगाल का क्या हो था, तो गवर्नर था। तो अब क्या किया जाता है कि गवर्नर पद को हटा करके, ठीक है, अब बोला जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता है। यानी जो पद पहले गवर्नर का था उसको नाम बदल दिया जाता है। अब क्या उस पद का नाम हो जाता है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। और जब गवर्नर जनरल बंगाल का बना, तो उसके सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय, कितना सदस्यीय, 4 गो सदस्य वाले कार्यकारी परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि गवर्नर का पद क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में उसकी जगह गवर्नर जनरल का पद लिया जाता है, ठीक है। जिसकी सहायता कौन करती है, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद करती है। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्यकारी परिषद होती है, इसका सहायता करती है। और कितने सदस्य उसमें होते हैं, 4 गो सदस्य, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो यही वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम कौन हो जाएगा गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो उस टाइम भी यही था, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो यही वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं। कंपनी लगभग इतने साल, जैसे में 1764 ईस्वी से जब लड़ाई हुआ था या जीता था, तो उसके बाद से जो कर्मचारियां थे, ठीक है, वो काफी ज्यादा रिश्वत में लीन हो गए थे। यानी कुछ काम करवाना है रिश्वत, उपहार लेना, बड़े बड़े जो काम करवाना है, जैसे नेता वगैरह मतलब कि राजा वगैरह से इतना सारा रिश्वत ले लिया कि ये काम करो तभी ना पास करने देंगे, ये करने देंगे, मतलब कि बहुत सारे रिश्वत होना चालू हो गया था। तो इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि रिश्वत और उपहार लेना क्या कर दिया गया, जो कंपनी के कर्मचारी थे उसको बंद कर दिया गया कि कोई भी कर्मचारी कंपनी का जो होगा वो रिश्वत और उपहार किसी से ना लेगा, ठीक है। तो यही चीज को हमने लिखा है कि रिश्वत और उपहार को बंद कर दिया गया, ठीक है। और जो व्यापार वगैरह करते थे, निजी व्यापार यानी अपने फायदे के लिए जो व्यापार करते थे, वो सभी को यहाँ पे बंद कर दिया गया, ठीक है। इस प्रावधान के तहत में क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और सबसे एक बात और का कि उस समय की बात है, उस समय बंगाल इसका अंग्रेज का कहां कहां प्रेसिडेंसी था, तो एक जगह मद्रास इसका प्रेसिडेंसी था, ठीक है। उसके पहले तक नहीं था।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो ये बंगाल में अपना प्रेसिडेंसी स्थापित करते हैं, और फिर उसके बाद में एक ठो बम्बई में। यानी उसके पहले तक ये 3 जगह जो प्रेसिडेंसी था, तो ये दोनों प्रेसिडेंसी जो है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, तो एक मद्रास का प्रेसिडेंसी और एक इसका बम्बई का प्रेसिडेंसी। ये जो दोनों को जो प्रेसिडेंसी है, ये किसके अधीन हो गया, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। समझ में आ गया। ये मद्रास का गवर्नर और ये बंबई का गवर्नर जो था, किसके अंडर में चला गया, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में आ गया। तो अब यही लिए तो कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज पावर हो गया, क्योंकि अब ये दोनों के पास में जो पावर था, वे किसके पास में चला गया, यानी कंट्रोल अब कौन करने लगा, यही बंगाल का गवर्नर जनरल करने लगा। तो यही बात में यहाँ पे हम बोले थे कि ये केंद्रीकृत शासन का प्रावधान इसमें किया गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में। समझ में आ गया। तो यह यही पे चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये इतना है। ये पॉलिटी का जो बुक होता है ना, है उसमें से हमने ये आपको बताया है, और बाकी सभी जगह पे है जो इम्पोर्टेंट था वो सभी आपको हमने यहाँ पे बताया है, और इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सेशन कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि छोटा चैनल है तो थोड़ा सा लोग भाव ही कम देते हैं, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।